चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। ऑपरेटर आपने चूज किया है उससे आप कनेक्ट होंगे। तो आप अगर आप कनेक्ट होंगे तो डाटा भी ट्रांसमिट करेंगे। जैसे अपने मोबाइल से आप नेटवर्क में गए, वो अपलिंक डाउन जिसको बोलते हैं हम, वो भी सेम चीज है। तो जो स्लाइड आई एम गोइंग टू रीड द स्लाइड। द थिंग इज दैट ट्रांसमिशन डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर डिवाइस। एक डिवाइस दूसरी डिवाइस में, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में, ये भी कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन और डाटा ट्रांसमिशन। फॉर एग्जाम्पल modem, cable, airport, all are communication device. तो टाइप्स ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन कैसे, मतलब ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऐसे मोबाइल से आपका टावर से कम्युनिकेट हो रहा है या फिर आपका कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके थ्रू कुछ बीच में कोई मीडिया चाहिए ना। जैसे आप किसी तरह से आप टीवी स्टार्ट करते हैं तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए आप कोएक्सियल केबल, इसको बोलते हैं IF केबल, इसको कनेक्ट करते हैं आप। जो कनेक्टिविटी में जो पाथ यूज होता है, जो डिवाइस, जो टेक्निक, जो भी समझ लीजिए चीजें यूज हो रही है, इसको बोलते हैं मीडिया। लाइक ये पहला ट्विस्टेड पेयर वायर केबल, जो नॉर्मल इंसुलेटेड केबल्स है जो भी कनेक्टिविटी काम में आती है। लाइक कोएक्सियल केबल, आपके घर में डिश टीवी होगा, टाटा स्काई होगा, जिसकी उस केबल से जो कनेक्टिविटी होते हैं, जो कनेक्टिविटी करते हैं, जो मीडिया होता है, ऐसे आपका सेटअप बॉक्स से जो आपका मेन जो आपका समझ टैप पॉइंट है, टैप जिसको बोलते हैं, जहाँ से आपका जो केबल प्रोवाइडर है या सर्विस प्रोवाइडर है जो भी आपको नेटवर्क देता है, उसको बोलते हैं टैप लेवल। टैप लेवल तक न्यू फाइबर लाता है। फिर फाइबर के घर में जो इन हाउस नेटवर्क होता है वो आपका कोएक्सियल केबल होता है, उसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल या फिर IR इंफ्रारेड केबल। उसके बाद फाइबर कनेक्टिविटी, फाइबर ऑप्टिकल। जैसे अभी बात हो गई आपकी, पहले बात हो गई ये कोएक्सियल केबल की। अब मान लीजिए आपको कि आपको दो सिटी कनेक्ट करनी है तो आप फाइबर थ्रू करते हैं। आपने सुना होगा कि टाटा की फाइबर है, जियो की फाइबर है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी के लिए हम फाइबर का यूज करते हैं, इससे लॉस कम होता है और हमारे नेटवर्क लॉस में बहुत कम चांस होती है। तो हम फाइबर ऑप्टिक्स का उस केस में यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस या फिर लंबे कम्युनिकेशन के, जहाँ डिस्टेंस ज्यादा है। फिर आता है टाइप्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मीडिया। जैसे आपका माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, आपने सुना होगा टावर में एक राउंड शेप के बॉक्स लगे होते हैं या फिर गोल डिब्बे, इसको बोलते हैं डमरू, इसको बोलते हैं, मतलब एक लेमैन लैंग्वेज को बोलते हैं माइक्रोवेव बॉक्स या माइक्रोवेव एंटीनाज। माइक्रोवेव एंटीना से कोई आपको नेटवर्क नहीं मिलता है कि आपके मोबाइल रेंज आती है, वो एक मीडिया है। दो टावर को कम्युनिकेट करने के लिए एक मीडिया है, एक डिवाइस है जो कनेक्ट होती है। उसमें क्या होता है, एक टावर है दूसरे टावर से कनेक्ट होगा, वो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड रहेंगे। तो उस केस में माइक्रोवेव कम्युनिकेशन यूज होता है। आपको मालूम है सारे टावर जो एक सिटी में टावर लगे हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं वाया माइक्रोवेव, वाया फाइबर। वैसे बहुत डिस्टेंस है, मान लीजिए 50 किलोमीटर ऊपर ज्यादा डिस्टेंस है, 50-60 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। उसके में क्या है, हम करते हैं फाइबर डाल देते हैं और उसके आगे माइक्रोवेव, बस जैसा मतलब टोपोलॉजी ऐसा प्लान बनेगा आप लोग का, ऑपरेटर का प्लान है, तो वहां पे माइक्रोवेव कम्युनिकेशन करते हैं। और जहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस है वहाँ माइक्रोवेव, जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस है वहां पे हम करते हैं फाइबर से कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं। अब जैसे आप समझ सकते हैं हिलीज एरिया, पहाड़ों में फाइबर डालना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ क्या है, दो पहाड़ियों को कनेक्ट करने में माइक्रोवेव कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे उसमें क्या है, माइक्रोवेव के एंटीना साइज होते हैं, छोटी डिस्टेंस है, मान लीजिए 2 किलोमीटर डिस्टेंस, तो माइक्रोवेव एंटीना का जो डायमीटर, जो साइज होता है एंटीना का, वो डिफरेंस होता है, लाइक 0.3, 0.6, 1.2, 1.8, 3.6। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब जो मैंने किया हुआ 1.8 तक किया हुआ है, मतलब देखा है लिंक, उससे उसको इंटीग्रेट या फिर कुछ फ्रीक्वेंसी मैंने डाली है। तो 1.8 मतलब एंटीना उस समय की बात है, अराउंड 2014।
2 टावर कनेक्ट करें, 2 डिफरेंट डिफरेंट पीक्स के थे माउंटेन की। तो आप अगर बाय रोड जाएंगे तो डिस्टेंस अराउंड 40 किलोमीटर थी, 41 किलोमीटर, और बाई आप एयर मतलब बाई पीक टू पीक कनेक्ट करेंगे तो 13.5 किलोमीटर, अराउंड 40 किलोमीटर डिस्टेंस थी। तो हम एयर डिस्टेंस का काउंट करते हैं। तो वो टावर कनेक्ट करने के लिए हमने 1.8 का मैक्रो लगाया था और कनेक्टिविटी हुई। ऐसा नहीं मतलब लिंक हो जाते हैं, मतलब उसके लिए बहुत सारे मतलब रूल्स हैं, बहुत सारे नॉर्म्स हैं कंपनी के, ट्राई के बहुत सारी पॉलिसीज हैं कि आपको इसी बैंड की फ्रिक्वेंसी यूज करनी है, और बहुत सारा उसमें टेक्निकल चीजें हैं, वो हमारे सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि मतलब माइक्रो कम्युनिकेशन का यूज होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के। सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपकी टीवी चलती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे होता है? सैटेलाइट एक जगह कहीं रिसीव करता है, फिर उसको ट्रांसमिट करता है। और आपने एक चीज देखी होगी, आपके घर के ऊपर से आपने टाटा स्काई लगाया होगा, या फिर एयरटेल का टीवी एयरटेल टीवी लगाया होगा, जो भी डिश टीवी, वीडियोकॉन, बहुत सारी टीवी आती लगाया होगा, तो वो अपना एक रिसीवर लगाते हैं ऊपर। तो हम लोग बोलते हैं उसको, हम ऐसे एंटीना बोलते हैं, एंटीना बोलते हैं, आप लोग छतरी जो भी लोग बोलते हैं, मतलब उसको यागी उड़ा एंटीना ही बोलते हैं। जैसे पहले आपने सुना दूरदर्शन था, दूरदर्शन हुआ करता था, उस टाइम लंबे लंबे रॉड्स वाले एंटीना आते थे, मतलब काफी लंबे लंबे आते थे, आते थे, घुमाते थे, उसको यागी उड़ा एंटीना बोलते थे। तो वो भी सिग्नल रिसीव करता था। लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं ये एंटीना, इसमें लगे रहते हैं हमारे ट्रांसपॉन्डर। आपने एंटीना का आगे देखा होगा, लगा होगा एक राउंड शेप लंबा सा बॉक्स, उसके आगे वही हमारा ट्रांसपॉन्डर होता है। छतरी जो होती है वो तो जस्ट फॉर सेफ्टी होती है, फॉर डिस्टेंस, फॉर एंगल्स की होती है। लेकिन जो हमारा मेन जो होता है वो ट्रांसपॉन्डर जो छतरी के सेंटर में लगा रहता है, उससे हमें माइक्रोवेव मतलब उससे हमारी सैटेलाइट ट्रांसमिशन रिसीव होता है, वो केबल के थ्रू हमारे टीवी जाता है। आपने सुना होगा कि चैनल लॉस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लॉस, चैनल लॉस, या फिर एटीपीसी ऑन करिए डिवाइसेस में, ऑटो ट्रांसफॉर्मर कंट्रोल। जैसे अब क्या होता है, हम एक नॉर्मल पावर रखते हैं डीबीएम से बोलते हैं डीबीएम। तो डीबीएम हमारी यूनिट है ये पावर कैलकुलेट करने की। तो एक यूनिट रखते हैं हम लोग, मान लीजिए 18 डीबीएम, नॉर्मल जो गर्मियों में मॉडरेट क्लाइमेट में रहती है। लेकिन जब हम चेंज करते हैं, मान लीजिए बहुत ठंड है, बहुत फॉग हो रहा है, अब बारिश हो रही है, उस टाइम पे हम अपने डिवाइसेस में एटीपीसी ऑटो ट्रांस पावर कंट्रोल ऑन कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जैसे जैसे मान लीजिए जैसे गर्मी के हिसाब से अपनी आपकी पावर को वो एडजस्ट करता रहता है। फिर आता है सेलुलर टेलीकम्युनिकेशन, दैट मैंने बताया हुआ है, मोबाइल कम्युनिकेशन बाय ट्रांसमिटेड बाय योर फोन रिसीवर। आपके फोन में दो चीज होती है, एक होता है ट्रांसमीटर, होता है रिसीवर। ट्रांसमिट करने के लिए होता है, आपने कॉल किया, ट्रांसमिट रिसीव मतलब आप कोई चीज डाउनलोड करेंगे, अपने फोन में, तो वो रिसीव करेगा। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, अब वैसे ब्लूटूथ आया था, ब्लूटूथ भी एक ट्रांसमिशन का वो है। उससे पहले आता है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, जिसकी डिस्टेंस 2 से 1 मीटर, 2 मीटर, मतलब समझ लीजिए आधे मीटर की, आपके समझ लीजिए 100 मीटर की डिफरेंस, नहीं इससे भी कम, 0.5 मीटर, हाँ 0.5 मीटर की डिस्टेंस के लिए यूज हो रही है। 0.5 मीटर की डिस्टेंस में डिवाइसेस हैं, तो ये ट्रांसमिशन पॉसिबल था, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में ये काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए इंफ्रारेड ट्रांसमिशन ड्रॉबैक में चला गया और ज्यादा यूज नहीं हुआ, मार्केट में इतना पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि इसके ड्रॉबैक थी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे। शॉर्ट डिस्टेंस, अगल बगल लोग बैठे हैं, आसपास बैठे हैं, तो आप डायरेक्ट ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई उस रूम कोई 100 मीटर दूर बैठा, कोई दूसरे डिस्टेंस पे है, मतलब दूसरे रूम में आप यहाँ बैठे हैं, आपने बोला ब्लूटूथ से डाटा ट्रांसमिट करना है, तो नहीं हो सकता। लेकिन तो इंफ्रारेड में नहीं सकता, लेकिन ब्लूटूथ के केस में आप कर सकते हैं। हाँ बोलिए। जैसे इंफ्रारेड ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो इंफ्रारेड ट्रांसमिशन जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है।
छोटे डिस्टेंस के लिए मान लीजिए 1 मीटर, आधा मीटर के डिस्टेंस के लिए पॉसिबल है। इसीलिए ये मार्केट से चला गया, क्योंकि ये डिस्टेंस का इशू था साथ, बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए था। और इसका मतलब ऐसा कोई फायदा, खास फायदा हमको मार्केट में नहीं मिला कि इंफ्रारेड मोबाइल में इनेबल कर दें तो हम कोई मतलब इससे हमें कोई रेवेन्यू को प्रॉफिट हो रहा है, मोबाइल ज्यादा सेल हो रही है, तो इसको हम मार्केट से चला ही गया, गायब कर दिया गया। फिर आया हमारा आया ब्लूटूथ भी आया, ब्लूटूथ जो काफी पॉपुलर है भी, वो भी यूज हुआ। अब आते हैं माइक्रोवेव रिलेशेशन। लाइक देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि माइक्रोवेव कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, ये माइक्रोवेव कम्युनिकेशन हुआ है। देखिए कैसे माइक्रोवेव कनेक्टेड है, एक टावर। माइक्रोवेव के कम्युनिकेशन का मेनली होता है कि कनेक्टिविटी केस में इससे हमें कोई फायदा नहीं है, ये केवल कम्युनिकेशन के केस में होता है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, दो टावर कनेक्टिविटी केस में। अब ये आपका है एक लेआउट डायग्राम या फिर ब्लॉक डायग्राम, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद द डिफरेंट डीएससी, डिफरेंट बीटीएस। तो ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, थोड़ा मतलब बड़ा टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा आराम बताऊंगा आप लोग को। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कहीं एग्जाम्पल लेते हैं, मानिए लखनऊ, ठीक है। एक अब लखनऊ क्या है, एक सिटी है। तो लखनऊ को हम बोलते हैं टेलीकॉम की लैंग्वेज में सेल, यूपी को बोलते हैं हम क्लस्टर। और लखनऊ के अंदर जो सिटीज हैं, जो एरियाज हैं, लाइक लोकेशन लाइक हजरतगंज, आलमबाग, ये सब किसको बोलते हैं, माइक्रो सेल्स। तो टेलीकॉम ने अपने आप को डिवाइड किया है, अपना खुद का क्राइटेरिया, खुद का पैटर्न है, खुद की उनकी टर्मिनोलॉजी है, उन्हें अपने हिसाब से चीजों को डिवाइड किया हुआ है, सेल, माइक्रो सेल, क्लस्टर। लाइक अब यूपी को दो क्लस्टर डिवाइड, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा है, यूपी ईस्ट, यूपी वेस्ट। यूपी वेस्ट में कवर कर लेते हैं उत्तराखंड, क्योंकि वो छोटा एरिया है और यूपी वेस्ट छोटा है, तो कवर हो जाता है उत्तराखंड। हम यूपी वेस्ट उत्तराखंड एक मानते हैं टेलीकॉम की लैंग्वेज में। यूपी ईस्ट अलग है आपका, बिहार अलग है, कोलकाता अलग है, सब अलग अलग ये क्लस्टर है। महाराष्ट्र एंड गोवा अलग है, दिल्ली अलग है, दिल्ली एक अलग क्लस्टर है, पूरा दिल्ली इसमें आता है। तो ये सारे क्लस्टर डिवाइड है। अब सबकी कनेक्टिविटी तो है ही दूसरे से। अब मान लीजिए आपको, आप दिल्ली से यहाँ बात करते हैं तो कुछ ना कुछ तो कनेक्टिविटी होगी, कैसे कॉल आप दिल्ली से लखनऊ बात कर ले रहे हैं, हाँ कनेक्टिविटी है। हर हर स्टेट में, हर क्लस्टर में अपनी एक ऑपरेटर की, हर एक ऑपरेटर की, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि किसी स्पेसिफिक ऑपरेटर, मैं बोल रहा हूँ हर ऑपरेटर, लाइक एयरटेल, वोडाफोन, जो भी है, सबकी अपनी एमएससी होगी। इसको बोलते हैं हम मास्टर स्टेशन कंट्रोलर, मास्टर स्टेशन कंट्रोलर। वो हर सिटी में एक होती है, सॉरी स्टेट में। और बीएससी क्या होती है, बेस स्टेशन कंट्रोलर। फिर बीएससी से कनेक्ट होता है आपका बीटीएस, इसको बोलते हैं बेस ट्रांससीवर स्टेशन, और फिर आपका मोबाइल स्टेशन। तो आपको बताऊंगा मैं कैसे कॉल फ्लो होती है, कैसे कॉल आती है, जो भी होगा बताऊंगा आपको मैं। पहले अपना फंक्शन बता दूं, फंक्शन में बीटीएस क्या बोलते हैं इसको, बीटीएस जो आपके घर के आसपास जो मोबाइल टावर्स होते हैं उनको बोलते हैं बीटीएस, बेस ट्रांसीवर स्टेशन, ठीक है। उसके बाद बीएससी होती है। अब जो टावर है पर कहीं कनेक्ट तो होगा, कहीं उसका एक मास्टर तो होगा जिसको ऑर्डर देगा, तो उसका मास्टर है बीएससी, ठीक है। तो एक सिटी में तो इलाहाबाद 2-3 बीएससी, मिनी बीएससी, छोटी बीएससी, लेकिन जो मेन बीएससी होगी वो की होगी जो एमएससी से कनेक्ट होगी। ऐसे मान लीजिए बहुत बड़ा, बहुत 8-10 लोकेशन ऐड की, एक साथ एक बीएससी में डाल दी, भाई ये 10 छोटी है, ये मिनी बीएससी हो गई, इसको कनेक्ट कर देंगे बीएससी से। इस हिसाब से अपना जैसा लोग अपनी सहूलियत लगी, जैसा आप लोग को आसान हुआ टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को, उन्हें अपने हिसाब से चीजों को कस्टमाइज किया और ऐसे एक लेआउट, एक डायग्राम बनाया कैसे हमको नेटवर्क पाथ फॉलो करना है। तो देखिए बताता हूँ मैं, बीएससी भी होती, 2G कैसे आपने देखा मार्केट में 2G है, 3G है। तो ये जो 2G 3G है उसके हिसाब से हमारा वो भी चेंज आता है, टर्मिनोलॉजी। तो अगर 2G की भी, अगर 2G का नेटवर्क वाला है तो उसको बोलते हैं बीएससी, अगर 3G का नेटवर्क है उसको बोलते हैं रैन, रेडियो एक्सेस नेटवर्क।
और फिर अगर 4G है तो SRAN, और 5G है तो ORAN। मतलब ये ORAN तो अभी हम यूरोप में अभी चालू हुआ है, जापान इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। ORAN मतलब 5G। तो ये बातें अलग अलग कैसे मतलब जो होता है, मैंने आपको नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज हैं अलग अलग, मैं बताऊंगा कैसे कॉल फ्लो होती है, ठीक है। ऐसे आपने मोबाइल स्टेशन से अपने कनेक्ट किया कोई नंबर, मान ली किसी को आपने बैठा हुए हैं आप यहाँ पे लखनऊ में, आपने किसी कॉल की मेरठ या फिर कहीं मान लीजिए एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो आपने मोबाइल नंबर डायल किया, वो BTS पे गया। BTS क्या है, डायरेक्ट BSC पे जाएगा। ये प्रोसेस नैनो सेकंड का प्रोसेस है, ये आप कॉल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ये प्रोसेस नैनो सेकंड का है। तो BSC पे गया, BSC से जाएगा MSC, MSC चेक करिए कहाँ की कॉल है, क्या स्टेशन कोड है। MSC आप जो अपने डॉक्यूमेंट जो सब देते हैं, ऐसे हम सिम लेते हैं तो डॉक्यूमेंट देते हैं ना अपने, ये आधार कार्ड, फोटोग्राफ, वो MSC में हमारे एक अलग से एक वो होता है, ऑथेंटिकेटर कनेक्ट होता है। उसमें रहता है हमारे यूजर्स की डिवाइस, यूजर्स के एड्रेस, लोकेशन, सब कुछ रहता है जो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। उसमें होता है HLR VLR, होम लोकेशन रजिस्टर एंड विजिटर लोकेशन रजिस्टर, उसमें स्टोर रहती है डिवाइसेस में, MSC में। तो हमने कॉल की, MSC ने ऑथेंटिकेट किया, चेक किया हमारे HLR में कौन कौन है, तो चेक किया हाँ भाई ये तो मेरठ का नंबर, उसको मेरठ की BSC में कनेक्ट कर दिया, MSC में, MSC से BSC में गया, और वो लोकली लिखेगा बंदा किस लोकेशन पे है, किस BTS से कनेक्टेड है, उस BTS से कॉल जाएगी, कॉल कनेक्ट हो जाएगी। ये तरीका है कॉल फ्लो का। बस अगर आप लैंडलाइन से लगाएंगे कॉल, तो यहाँ जो BTS और BSC में जो जगह है वहां पे जाती है GMSK, वो डिफरेंट टेक्निकल गेटवे है हमारे लगाते हैं, वो GMSK होता है, वो अलग चीज है। अब ऐसे उधर से कॉल करेगा मेरठ से, तो यहाँ ऑथेंटिकेट होगा, MSC ऑथेंटिकेट होगा कि ये HLR है, किस VLR से कनेक्टेड है, तो अपना ये कॉल कनेक्ट होगा, ठीक है। ये आपका कॉल फ्लो है, कैसे मतलब BTS कैसे कनेक्ट होता है मोबाइल से, वो टर्मिनोलॉजी मैंने बताई है आपको। एक लेआउट है, मतलब जैसे समझने के लिए लेआउट है, बहुत टेक्निकल आएंगे तो डिफरेंस हो जाएगी कि कैसे चैनल्स होते हैं, कि क्या TH होता है, क्या RS होता है, क्या ट्रांसमिट होता है, क्या रिसीव होता है। क्या ट्रांसमिट होता है, क्या रिसीव होता है, वो अलग अलग चीजें हैं। अब क्या होता है BTS में, अब BTS के वेंडर्स होते हैं, जैसे नोकिया सोल्यूशन नेटवर्क की वेंडर है, एरिक्सन ग्लोबल एक नेटवर्क का वेंडर है जो डिवाइस प्रोवाइड करता है, और हुआवे है, ZT है, इधर BTS सर्विस, BTS देते हैं, मतलब अपना इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करते हैं नेटवर्क को। और उनसे खरीदता कौन है, आपका ऑपरेटर, एयरटेल वोडाफोन, इनकी डिवाइस यूज करते हैं, नेटवर्क देते हैं एयरटेल वोडाफोन। तो BTS BSC और MSC इन्हीं कंपनियों की होती है। जैसे अगर BTS नोकिया का है तो BSC भी नोकिया की होगी, MSC भी नोकिया की होगी, तो समझ लीजिए मतलब ये तरीका है, एक ही वेंडर फॉलो करते हैं। तो क्या है, टेलीकॉम ने अपने हिसाब से डिवाइड कर रखा है। यूपी ईस्ट में हम नोकिया, एयरटेल नोकिया यूज करेगा, नोकिया की BTS यूज करेगी, वेस्ट में कुछ और यूज करेंगे, एरिक्सन यूज करेंगे, मतलब इनका अपना खुद का एक अंडरस्टैंडिंग है कि यूपी ईस्ट में अगर नोकिया ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है टेलीकॉम का, तो वेस्ट में हम लेंगे, मतलब उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि अपना कैसे कैसे करना है, वो खुद का अपना उनका प्लेटफॉर्म है, कैसे मैनेज करते हैं, वो उसकी जानकारी हमको नहीं देनी है किसी से, किसी को जानकारी चाहिए होती नहीं है उसकी। व्हाट इज GSM? तो पहले स्टार्टिंग में ग्लोबल सब सिस्टम फॉर मोबाइल, जो मोबाइल में अपना GSM आया था उसको बोलते थे GSM फोन अच्छे थे, मार्केट अभी भी एक्टिव चल रहे हैं, लेकिन GSM और CDMA में देखिए दिक्कत क्या हो, GSM और CDMA में, CDMA के फोन आपने देखे होंगे स्टार्टिंग में आए होंगे, सबसे ज्यादा फोन लॉन्च हुए थे रिलायंस के वाइट फोन जो आए थे स्टार्टिंग में, वो CDMA फोन थे। CDMA क्या होता है, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। उसमें डिफरेंस क्या है, हर यूजर को एक चैनल प्रोवाइड कर देता है वो। तो क्या होता है, अगर 7 चैनल, एक शॉर्ट में 7 चैनल है, 7 यूज है, लेकिन अगर 8वां कॉल करे उसको वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। GSM के केस में अलग है। लिखा हुआ है कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इज अ डिजिटल सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम, इट वाज डेवलप्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कॉमन यूरोपियन
mobile telephone standard, but it has been rapidly accepted worldwide. ना कहने का मतलब है कि GSM मार्केट में 1982 में यूरोप में लॉन्च हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सब यूज करने लगे हैं। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ऐसे इसमें लिखा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, इसका ये भी बोल सकते हैं ग्लोबल सब सिस्टम फॉर मोबाइल, हम लोग ये बोल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन बोले हम लोग। अब ये डिफरेंस लिखा हुआ है ग्लोबल GSM और CDM में, तो मैंने बताया ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, CDM में कोड डिजाइन, मल्टीपल एक्सेस, स्टोरेज, सिम कार्ड, इंटरनल मेमोरी। स्टोरेज क्या था, अब क्या आपको कॉन्टेक्ट सेव करने पड़ते हैं तो आप सिम में सेव आते हैं, लेकिन CDM में क्या है, सिम तो होती नहीं, CDM फोन होते थे तो इंटरनल मेमोरी में आता है सेव। अब ये यूज हुआ CDM में यूज हुआ आपका डोमिनेंट स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड इन US। CDM में ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्ट हुआ, लेकिन CDM हर जगह, GSM ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्ट हुआ, लेकिन CDM में हर जगह एक्सेप्ट नहीं हुआ। रोमिंग पॉसिबल इजिली पॉसिबल है CDM में केस में, GSM केस में, लेकिन CDM में केस में नहीं पॉसिबल है। आपने सुना होगा कि CDM में अब जैसे ये लिखा हुआ है GPRS, 3G 4G LTE, these are GSM टेक्निक्स, डाटा ट्रांसफर टेक्निक। अब CDM में EVDO, 3G 4G LTE ये है, ये भी नहीं आया, लेकिन इनका एडवांस वर्जन आया GSM की तरह ही आया, लेकिन वो CDMA का ऐसे बोलते हैं ना, CDMA का एडवांस, एक्चुअली दैट वाज नॉट CDMA, दैट वाज द एडवांस वर्जन ऑफ CDMA। जो EVDO आया, आपके डाटा कार्ड आए थे उसमें लिखा रहता होगा EVDO इनबिल्ट, तो वो EVDO डाटाबेस थे, डाटा कार्ड थे। अब फ्रीक्वेंसी बैंड दिया हुआ है, जैसे 850, 900, 1800, 900, ये फ्रीक्वेंसी बैंड है। जैसे 2G का है, 3G का फ्रीक्वेंसी, सब फ्रीक्वेंसी बैंड अलग अलग होते हैं। अब सिम का फुल फॉर्म का सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम बोलते हैं। आपने सुना होगा, आपके फोन में होता होगा IMI, क्या बोलते हैं हम, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। फिर आपका होता है IMSI, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। IMSI दो चीजें हैं जो फोन में इनबिल्ट होती हैं, वो बहुत सारे काम से आपने ट्रैकिंग के काम में आती है। IMI तो ट्रैकिंग काम में आती है, आपके फोन में अगर सिम आपके फोन में सिम लग गई तो IMI आपको मालूम पड़ जाएगी ऑपरेटर की, भाई ये IMI का फोन यूज कर रहा है आदमी। तो वो क्या होता है, जैसे कोई क्रिमिनल्स होते हैं, भागते हैं, तो IMI से हम ट्रेस करते हैं। अगर मान ली IMI से भी ट्रेस नहीं हो रहा है तो IMI के ऊपर भी एक चीज होती है IMSI, तो बोलते हैं इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। आप लोग, आपके फोन दो कोड रहते होंगे, फोन कभी नया फोन खरीदिए, आपको देखिए उसमें लिखा होगा IMI और IMSI। तो कैसे इंट्रोडक्शन हुआ, कैसे हमारा नेटवर्क, कैसे हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन चालू हुआ, 1G 2G 3G 4G 5G कैसे आ रहा है, ये आपको बताऊंगा मैं आगे लेक्चर में। चलते हैं आगे। वायरलेस क्या होता है, ऐसे नेम himself itself showing that wireless means without wire, where no fiber cable, no copper cable, nothing is required for connectivity, having no wire, that is wire. The word wireless is dictionary defined having no wires. Networking terminology, the wireless is the term used to describe any computer network where there is no physical wire connection between sender and receiver, but rather than network is connected by radio waves and microwave or maintain communication. Wireless network specific equipment such as NIC, router in place of wire, copper or optical fiber. Like wireless देखिए लिखा हुआ है कि जहां कोई भी मीडिया, कोई भी कम्युनिकेशन के लिए कोई हमें कोई फिजिकल मीडिया या फिर कोई केबल जरूरत ना हो, तो हम उसे बोलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। अगर आपका फोन वायरलेस कम्युनिकेशन, आप किसी से बात करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन से बात करते हैं। तो आपने चीज देखी होगी, हमारे जो पुराने फोन थे PNT फोन होते थे, PSTN पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क जो था, उसमें केबल आती घर पे, तो वो वायर नेटवर्क था। 1G, अब स्टार्टिंग में 80s में 1G आया आपका,
स्पीड बहुत ही कम 2.4। गूगल भी खोलना है तो आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। वॉइस कॉल पॉसिबल, एनालॉग सिग्नल आते थे। ये 1G फोन लॉन्च किया था, मार्केट चली ने स्टार्टिंग में बस उनको कॉल करनी 1G फोन लिए थे। ड्रॉबैक क्लियरली मेंशन्ड है, बहुत बड़े फोन, अब तो छोटे छोटे फोन आने लगे हैं। वॉइस क्वालिटी कम थी, बैटरी लाइफ थी नहीं, फोन बड़े थे। 2G जब आया आपका, 2G was firstly launched in Finland 1992। जो 2G डिजिटल स्पीड, डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड करता है, डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड करता है और डाटा स्पीड इसकी 64 kbps तक की देता है। ऐसे 64 kbps दी आपको डाटा स्पीड, तो आप स्टार्टिंग में जब व्हाट्सएप, फेसबुक और ये सब नहीं था तो हम लोग एमएस भेजा करते थे। किसी को फोटो सेंड करनी है तो हम लोग एमएस मैसेज फॉर्म में सेंड कर देते थे हम लोग, फोटो चली जाया करती थी। ड्रॉबैक क्या हुआ, अगर 2G नेटवर्क में, 2G नेटवर्क कॉम्प्लेक्स तो नहीं था, लेकिन नेटवर्क सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत कम थी फोन्स में, तो ये ड्रॉबैक था। ऐसा आप किसी बहुत ज्यादा रिमोट में जाइए, रिमोट लोकेशन जाइए, मतलब गांव में या फिर, तो 2G की स्ट्रेंथ कम आती थी। जैसे इसकी जो स्प्रेड पावर, मतलब जिस तरह से ट्रांसमिटिंग पावर थोड़ी कम थी 2G केस में, इसीलिए 2G का ड्रॉबैक हो गया। ऐप आया फिर 2G सेलुलर फोन है, 1G सेलुलर फोन है। जैसे ये वाला फोन सबने यूज किया होगा, अराउंड 2001 के आसपास ये हुआ था ये। तो 2.2 3G और 2G बीच में एक चीज और आई, 2.5G। सब एडवांस हो रहा है, थोड़ा बहुत सबने एडवांस किया, तो इंडिया में भी ऐसे बोला गया कि भाई 2.5G लाते हैं, इसको हम 3G बोलने लगे। किसी कंपनी ने 2.5G बोला, किसी ने 3G बोला, जैसा जिसको सही लगा अपने हिसाब से यूज किया। तो 2G में, 2.5G या 3G में क्या फायदा हुआ, लोग की स्पीड, नेटवर्क की स्पीड बढ़ गई, नेटवर्क की क्वालिटी बढ़ गई। अब लोग ईमेल कर सकते थे, वेब ब्राउजिंग थोड़ी पॉजिटिव बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई 144 kbps तक। ये फायदा हुआ 3G में, स्पीड और बैंडविड्थ दोनों आपको बढ़ गई। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं स्पीड और बैंडविड्थ के केस में। स्पीड अलग चीज है, बैंडविड्थ अलग चीज है। स्पीड जो आप मिल रही है आपको, मतलब एट द करंट, जैसे आप गूगल में जाएंगे, आप स्पीड टेस्ट करेंगे, लिखेंगे, तो वो स्पीड है आपकी। और बैंडविड्थ क्या, जितनी आप खरीद रहे हो ऑपरेटर से, जैसे आईएसपी से आपने 1 GB का प्लान मिला, 1 MB, 10 MB या 40 MB का प्लान लिया, तो आपकी बैंडविड्थ है। लेकिन स्पीड जो आपको मिल रही है अभी, तो आप स्पीड से कर सकते हैं कि स्पीड बहुत कम आ रही है। आप नहीं बोलेंगे बैंडविड्थ कम दी, आपने बोलेगा भैया आपने बैंडविड्थ कम खरीदी है, अब पैसा प्लान बढ़ाइए, आपको बैंडविड्थ और दूंगा मैं। तो ये डिफरेंस है स्पीड और बैंडविड्थ में। कभी भी कंफ्यूज और मतलब वो ना हो कि स्पीड क्या है, स्पीड एक चीज है, बैंडविड्थ, बहुत लोग बोलते हैं बहुत कम बैंडविड्थ आ रही है। अरे बैंडविड्थ कम ली है आपने, बैंडविड्थ कम नहीं है, स्पीड कम आ रही है आपकी। बैंडविड्थ एंड स्पीड आर एंटायरली डिफरेंट थिंग। थ्री टेक्नोलॉजी रिफर टू द थर्ड जनरेशन विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2000। आपने 2000 में 3G इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी 2 Mbps तक की स्पीड हो गई और काफी डाटा ट्रांसफर बढ़ गया। अब देखिए 3G के फायदे, 3G में इतने भी हमें लगता 3G में इतना कोई फायदा हुआ मतलब लोगों को, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हाँ आप ईमेल सेंड कर सकते हैं फोन पे, वीडियो कॉल पॉसिबल थी, वीडियो कॉल भी अच्छी पॉसिबल थी, लेकिन ठीक ठाक थी, कितना अच्छा कोई मुझे नहीं लगा कि मतलब जो अच्छा 4G में लगा। अब ईमेल तो आसान हो गई थी करना 3G केस में, ईमेल करना, मेल सेंड करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस कॉल, व्हाट्सएप कॉल इजी हो गई थी 3G केस में। पहले हम लोग डाटा डाउनलोड नहीं करते थे, अब क्या हम लोग गाना डाउनलोड कर लेते थे 3G केस में। ड्रॉबैक 3G केस में क्या आया, 3G के फोन काफी, 2G के फोन जो 2000 के थे, 3G के फोन 15,000 20,000 का आने लगे थे। और 3G में क्या था कि बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, जो मैंने बात बोली बैंडविड्थ, स्पीड नहीं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ 3G की मोबाइल को फोन करने को, काम करने को बैंडविड्थ ज्यादा। फिर हमने आए LTE, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन 4G।
एलटी तो रिलायंस का अपनी खुद की टेक्नोलॉजी है, रिलायंस जियो की, कि एलटी लॉन्ग टर्म, डायरेक्ट ने 4G अपना लॉन्च किया मार्केट में, उसको बोलते हैं एलटी हम लोग। लेकिन और जो कंपनियां वोडाफोन है, एयरटेल है, आइडिया, वो अपना 3G बोलते हैं। तो 4G तो अभी आया, जिसने मार्केट में सब कुछ कस्टमाइज कर दिया। आप ऑनलाइन बिना बफरिंग क्या वीडियोस देखो, 100 Mbps की स्पीड यूज करिए आप फोन में, और आप डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस, डायरेक्ट कॉल, सब कुछ 4G थ्रू कर सकते हैं आप। तो 4G ने हमारी बहुत सारी चीजों को आसान कर दिया। ऐसे पहले किसी को मान लीजिए टिकट बुक करना है, वो ज्यादा था रिजर्वेशन काउंटर, अब क्या 4G फोन से लोग डायरेक्ट मोबाइल से टिकट बुक कर लेते हैं स्पीड की वजह से। तो बहुत सारे हमारी लाइफ में चेंजेस हुए हैं, बहुत चीजें आसान हुई हैं। मोबाइल बैंकिंग आप फोन पे कर सकते हैं आराम से। तो ये सब फायदे हुए 4G के केस में। अब 4G में एक फायदा ये भी है कि हम कस्टमर को अपने प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई हमारा बहुत स्पेशल कस्टमर है, बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर है, तो उसको प्राइवेट एक हम अपना लिंक दे सकते हैं, बैंडविड्थ दे सकते हैं कि वो यूज कर सके। ऐसे कुछ होते हैं ना इंपॉर्टेंट कस्टमर जिनको डेली इंटरनेट यूज लगता है, बहुत ज्यादा इंटरनेट चाहिए उनको, उनका ऑफिस है, तो उनको हम प्राइवेट लिंक दे सकते हैं 4G केस में, जिससे हाई स्पीड। लेकिन एक भी चीज है, एक चीज ये भी है कि 4G थोड़ा सा इसका जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है, जो उसका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है 4G का, थोड़ा सा टफ है, कॉम्प्लेक्स है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब थोड़ा क्या मतलब बोल सकते हैं, अब 3G काफी कॉम्प्लेक्स है। 4G फोन महंगे थे, आपको मालूम चाहिए। हार्ड टू, जैसे मैंने बताया, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क। ऐसे तो मैं बोला एक्सपेंसिव होते हैं इसके जो 4G के इक्विपमेंट, जैसे जो नोकिया, एयरटेल, वोडाफोन, नोकिया, एरिक्सन, हुआवे जो अपना नेटवर्क इक्विपमेंट दे रहे हैं 4G के, वो काफी कॉस्टली है एज पर कंपैरिजन विद द 3G एंड 2G इक्विपमेंट। 3G और 4G का कंपैरिजन दिखाता हूं मैं आपको। डाटा ट्रांसफर 3.1 और 100 Mbps पर सेकेंड। ब्रॉडबैंड, अल्ट्रा ब्रॉडबैंड, आपने 3G के में कभी सुना होगा एसजी वीडियो, अल्ट्रा एसजी वीडियो, तो वीडियो सुने होंगे। लेकिन आप 4G में जाएंगे तो देखेंगे यूएसजी, अल्ट्रा एसजी वीडियो। अब तो स्मार्ट टीवी भी आती हैं। तो ये सब फायदे हैं 4G के। आप बैठे बैठे कोई भी करना हो, बैठे बैठे कर सकते हैं 4G में। डाउनलोड स्पीड देख लिए 14 Mbps तक की है। ये 4G फोन, 4G फोन, अब तो बहुत सारे फोन आ गए हैं 4G 3G, अब तो 5G पे काम कर रहे हैं लोग। ये 5G टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे मतलब मानना है कि 2022 तक, आई थिंक एट द एंड ऑफ 2022 5G will be in India also, because already Reliance and BSNL had tested their network for 5G in Nagpur। तो 2022 के अंत तक 5G हमारे आ जाएगा। इंस्टॉलेशन चल रहा है, मतलब हमारी नेटवर्क टीम, जो इंस्टॉलेशन टीम है, लाइक हमारे ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं 5G के नेटवर्क के लिए, तो वो चल रहा है अभी। जल्दी हमारे नेटवर्क में आ जाएगा, हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगा 5G। तो 5G से 2G में स्पीड कम थी, तो 5G में 4G में स्पीड थोड़ी कम थी, जैसे हमें लगा तो 5G स्पीड और बढ़ जाएगी। ऐसे 4G में घाटा क्या था, एक लॉस ये था कि हम चलते चलते, मान लीजिए कभी मोबाइल है, मान लीजिए मोबाइल लोकेशन पे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो कभी कभी नेटवर्क इशू आते हैं। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में, तो वीडियो को बफर करेगा। 3G में चलता नहीं था, लेकिन 4G में चलता था, लेकिन कभी कभी बफर करेगा। लेकिन 5G में केस में क्या होगा कि बफर नहीं करेगा। आप बिना बफरिंग के वीडियो देखते हैं, ट्रेन में, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, उस समय देखते हैं। तो 5G के जब फायदे हैं, डाटा रेट देखिए 5G का 1 Gbps तक का है, उसका 14 या 20 तक का था, इसका 1 Gbps तक का है। 5G फोन जैसे दिखाया हुआ है, ऐसे ऑपरेटर्स की वर्चुअल फोन देते हैं हमको कि नॉर्मल इसी हैंडसेट में। अब तो 5G हैंडसेट भी आते हैं मेरे हिसाब से। यूरोप में तो 5G लॉन्च भी हो गया है, जापान करने वाला है लॉन्च 5G। वायरलेस एप्लीकेशन, जैसे ये दिखा हुआ है, ये पेजर है,
ये आपका RF1, जैसे मैं बताया था पहले लेक्चर में, RF1 क्या होता है, जो आप बारकोड स्कैन करने में काम आता है उसको बोलते हैं RF1 बोलते हैं। ये वायरलेस एप्लीकेशन डिवाइस है। ऐसे में बताया हुआ है कि वर्ड वायरलेस इन डिक्शनरी डिफाइंड एज हैविंग नो वायर। In networking terminology, wireless is the term used to describe any computer network there is no physical wire connection. नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में वायरलेस कनेक्शन क्या होता है, जहां कोई भी कंप्यूटर नेटवर्किंग ना हो, मतलब कोई भी हमको केबल, फिजिकल केबल, कॉपर केबल से कनेक्टिविटी ना हो और हम डाटा ट्रांसफर कर सकते, उसको बोलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। ये एक थोड़ी स्लाइड है रिगार्डिंग 2G, 3G और 4G, 5G के बैंड, फ्रीक्वेंसी, लाइक ईयर ऑफ डिप्लॉयमेंट, स्पीड, स्टैंडर्ड, ये सब है। जैसे लिखा हुआ है 1970, 1980 डिप्लॉय हुआ, 1980 में, ये 1990 में हुआ, 2002 मार्केट में आया, ये 2010 में आया 4G। 5G 2015 दिखा रहे हैं, लेकिन ओल्ड स्लाइड है तो इसमें 5G 2015 दिखा रहे हैं, लेकिन हम 2022 में इंडिया मानते हैं। स्पीड देखिए, वन से स्पीड, डिफरेंट स्पीड है, ये अलग अलग चीजें, कंपैरिजन है 2G, 3G, 4G और 5G का।